वेलकम टू करण जी की अकेडमी। आज 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इस क्वेश्चन की PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप अगर चाहे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ। वे निम्न में से कौन थे? तो वो एक अर्थशास्त्री थे और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया। ये असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव इनका नाम था। उन्होंने कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय सलाहकार और ADB में निदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। वह उत्तरी पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त वह 2003 और 2009 के दौरान मुख्यमंत्री की जो वित्तीय सलाहकार है वो भी रहे थे। और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने लुईस हैमिल्टन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसने बनाया? अभी LG ने, जो एक कंपनी रहती है, आपने देखा होगा LG, उन्होंने लुईस हैमिल्टन जो LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर उनको बनाया है। और इसके बाद वह अब हैमिल्टन की जो कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में वो दिखाई देंगे। इस नए अभियान में वह स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों के दर्शकों के साथ साझा करेंगे और जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेगा। LG ने किया है तो जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष है वो कौन है? क्वांग मो कू। कौन है? क्वांग मो कू है वो LG के अध्यक्ष है। और LG के उपाध्यक्ष और CEO कौन है? जो सेयोंग जिन। कौन है? जो सेयोंग जिन है, LG के उपाध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दक्षिणी कोरिया के अंदर। कहाँ पे है LG का मुख्यालय? दक्षिणी कोरिया के अंदर है वो इसका मुख्यालय है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स का। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो ने निम्न में से किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसने बनाया? अभी प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को है वो जो पार्ले एग्रो है, उन्होंने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए जो प्रियंका चोपड़ा है उनको अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस अभियान का जो हॉटस्टार पर पूरे IPL के दौरान और YouTube पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। और बी फिज एक यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित मॉल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेट पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। अब जो पार्ले एग्रो के CEO कौन है? सहाना चौहान। कौन है? सहाना चौहान है वो पार्ले एग्रो के CEO है। और जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पार्ले एग्रो है इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में वो पार्ले एग्रो का मुख्यालय है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है। निम्न में से इनका क्या नाम था? तो अभी ये विजय लक्ष्मी रमनन था इनका नाम। और ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी जिसको विंग कमांडर बोलते हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन। और हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। उनका जन्म है वो फरवरी 1924 में हुआ था। वह अपनी MBBS करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने युद्धों के दौरान घायल सैनिकों को सेवाएं दी और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन भी तत्परता से किया। अगस्त 1972 में रमनन को विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था और 5 साल बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया था। वह फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। इसके अलावा रमनन ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा की ली और बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्न में से किसने सिक्किम के अपने पेगोंग बेस से साइकिल अभियान शुरू किया है? तो किसने किया? अभी ITBP ने, जो 11वीं बटालियन है ITBP, जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स रहते हैं जिसको बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ने सिक्किम में अपने पेंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांव तक पहुंच बनाने के लिए एक साइकिल अभियान शुरू किया है। इसमें क्या रहेगा? जो सिक्किम की संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के मंत्री समदुप लेप्चा ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई और ITBP टीम द्वारा कुल 218 किलोमीटर कठिन इलाकों को 20 दिनों में कवर किया जाएगा। ये टीम सीमावर्ती गांवों के लोगों में कोविड-19 संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ
चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविरों का भी आयोजित एवं स्वच्छता और सैनिटाइजिंग सामान वितरित करेगी। साथ ही बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण के विभिन्न सरकारी मिशनों के बारे में भी जागरूकता भी फैलाएगी। और आईटीबीपी की जो 18 सदस्यीय टीम इस अभियान में मुश्किल इलाकों को कवर करेगी। अधिकांश सदस्य उच्च प्रशिक्षित पर्वतारोही और बचाव दल से हैं। इस अभियान में वापसी यात्रा शुरू करने से पहले अपने गंतव्य के रूप में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुडोगमार झील तक इसको पहुंचाया जाएगा। अभी जो ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, ये क्या रहती है आपको पता है? वर्ष 1962 में गठित आईटीबीपी मुख्य रूप से एक पर्वत बल है जो अपनी स्थापना में के समय से ही चीन की कठोर हिमालयी सीमाओं में तैनात होने के लिए जानी जाती है। अब तक किए गए 215 से अधिक सफल पर्वतारोहण अभियान के साथ बल 24 अक्टूबर को अपना स्थापना के 58 वर्ष पूरा करेगा। जो कल है, जिसको 24 अक्टूबर है, उनको आईटीबीपी का 58वां स्थापना दिवस भी है, वो पूरा करेगा, जो हम कल के क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो किसका बना है अभी? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का एक कंजर्वेशन रिजर्व है, वो रामसर स्थल बना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व को वेटलैंड बनाता है। ये रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद 9 मानदंडों से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। इसके साथ अब भारत में जो रामसर साइटों की संख्या है वो 38 हो गई है, जो दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक, और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है वो बन गया है। उत्तराखंड में किया है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की नदियां कौन कौन सी रहती है? जो यहाँ पे उद्गम स्थान है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरयू नदी, भागीरथी नदी, गोला नदी और काली नदी। और उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? जोरा। कौन सा है? जोरा है वो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। एक और है उत्तराखंड का छोलिया। छोलिया भी उत्तराखंड का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन निम्न में से किसने किया है? तो अभी किसने किया है? सेबी ने। आपको पता है जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, उन्होंने एक मार्केट डेटा सलाहकार के लिए एक गठित किया है, कमेटी गठित की है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसको सेबी ने प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुंचने के लिए उचित नीति की सिफारिशें करने, श्रेणीबद्ध डेटा पैरामीटर, डेटा की जरूरत और अंतराल की पहचान करने और डेटा गोपनीयता और बाजारों के आंकड़ों पर लागू विनियम की सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति का क्या किया है? गठन किया है, जिसका नाम दिया है मार्केट डेटा सलाहकार समिति। सेबी ने किया तो सेबी की स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और सेबी के अभी प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी है वो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। आपको पता है हाल ही के अंदर इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? तो किसने किया है अभी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उन्होंने पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी जो इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स है, वो 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए। वर्ष 2019 में लगभग 53.5 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% हिस्सा है। इसके बाद तमिलनाडु और दूसरे और आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आया और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आया। अभी जो तमिलनाडु है वो विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में प्रथम स्थान रहा है। तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है, जहां लगभग 68 लाख विदेशियों ने राज्य का दौरा किया। इस सूची में महाराष्ट्र है वो दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश है वो तीसरे स्थान पर रहा। गोवा 2009 में 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के साथ इस सूची में आखिरी स्थान पर
रहा है। तो घरेलू केंद्र कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और आनंदीबेन पटेल है वो वहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए कोविड रैप तकनीक की निम्न में से किसने विकसित की है? तो किसने विकसित की है? IIT खड़गपुर है। उन्होंने एक शोधकर्ताओं ने जो कोविड रैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीकी विकसित की है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान और सस्ती भी है, जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस कोविड रैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो ICMR है, उनके द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है, और इसे अधिकृत ICMR प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूनों के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी प्रदान की गई है। ये टेस्टिंग तकनीकी प्रमुख RT-PCR टेस्टों के साथ तुलनीय है, जो आम लोगों को सिर्फ 500 रुपये की लागत में प्रशिक्षण में सक्षम बनाएगी। कोविड रैप एक क्यूबाइट आकार का पोर्टेबल प्रशिक्षण उपकरण है जो 1 घंटे में परिणाम दे सकता है, जिसके ये दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस स्क्रीनिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाता है। इस डिवाइस को 10,000 रुपये से कम की लागत तो न्यूनतम रचनात्मक आवश्यकताओं से विकसित किया जा सकता है, जो इस तकनीकी को आम लोगों के लिए सस्ती बनाता है। इस नई मशीन में प्रशिक्षण प्रक्रिया 1 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। अब IIT खड़गपुर ने किया, तो IIT खड़गपुर जो निदेशक है वो कौन है? प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी, और वहाँ के जो मुख्यालय आपको पता है IIT का, जो खड़गपुर ही है। खड़गपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 21 अक्टूबर को, जो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस वो हाल ही के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और हर साल भारत में वो 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया। अभी जो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये स्टार्ट कब से हुआ था? आपको पता है पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 7 को बंदी बना लिया गया था। उस दिन के बाद से हर साल 21 अक्टूबर को शहीदों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस दिवस है वो मनाया गया। अभी आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे अर्थात हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको हकड़ी बोलते हैं, उसका दिवस है वो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है। इस वर्ष की जो हकलाने की जो इसकी थीम थी वो की थी जर्नी ऑफ वर्ड्स री साइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। अभी जो इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे है उसका वो स्टार्ट कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत है वो इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस ने माइकल सुगरमैन ओकलैंड कैलिफोर्निया द्वारा 22 अक्टूबर 1998 में की गई थी। जो ISAD है उसका SLP और उपभोक्ता के बीच बढ़ते गठजोड़ को पहचानता है, जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और साझा करने, समर्थन देने और एक दूसरे को आम जनता को शिक्षित करने के लिए काम करते हैं। अब आपको पता है हकलाना क्या रहता है? हकलाना एक वाक विकार है और ये एक प्रकार की अनैच्छिक रुकावट है जब लोग बोलते समय अटक जाते हैं या किसी शब्द के उच्चारण में परेशानी आई या किसी शब्द को बार बार बोलना या बोल नहीं पाना, इसे हकलाना कहते हैं। हकलाहट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बोलने के अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रण करने में असमर्थता और बोलने के अंगों में बाधा पहुंचाता है। बचपन से अविकसित मस्तिष्क, सिर में चोट या डर या शोक व आनुवंशिक कारण भी हकलाने की एक समस्या हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के SCO देशों के महाधिवक्ताओं की 18वीं बैठक में निम्न में से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया? जनरल तुषार मेहता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। जो SCO देशों के महाधिवक्ताओं 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी।
इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था। बैठक के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबलों सहित आपसी कानूनी सहायता और नियामक कानूनी कृत्यों के आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत 2021 में एससीओ अभियक्ताओं की आम बैठक की मेजबानी करेगा, 2021 में करेगा। और एससीओ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जो भारत को अपने विस्तारित पड़ोस, विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों को संलग्न करने का अवसर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर इस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पीडीएफ लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।